कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। अब यहाँ पे एक और तख्ता पलट हुआ। उत्तर में अलग किस्से चल रहे हैं। जिस समय पे बहादुर शाह गद्दी पे बैठा, वहां पे औरंगजेब के बेटे, औरंगजेब का बेटा जब बैठा, औरंगजेब का बेटा वॉज सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम शिया कल्ट। सुन्नी था वो, लेकिन वो शिया कल्ट से था, तो उसने पूजा करने की पद्धति चेंज कर डाली। और हुआ ऐसा कि औरंगजेब के दरबार में शिया सुन्नी का फैक्शन बहुत जम के झगड़ा शुरू हो चुका था। सबको पता चल रहा था, क्योंकि औरंगजेब का ये मानना था कुछ भी करो लेकिन शिया लोगों के ऊपरी पोजीशन पे नहीं आनी चाहिए, सुन्नी लोग ऊपर होने चाहिए। ये उनका कास्टिज्म था अपने हिसाब से, कुछ चलता है उनमें। अब यहां पे हुआ ये कि तकरीबन 1714 तक 7 साल तक बहादुर शाह रहा, उसके बाद वो टपक गया, बहादुर शाह गया। बहादुर शाह के 4 बेटे थे। चारों बेटों में से बहादुर शाह का जो बड़ा बेटा था, जिसने उसके बाद में अपने जो जीता, मैं तीनों के नाम नहीं लेता, कंफ्यूज हो जाऊंगे, जो जीता उसका नाम पड़ा जहांदर शाह। अब आया गद्दी पे जहांदर शाह। जहांदर शाह गद्दी पे आया जुल्फिकार खान की मदद से। जुल्फिकार खान यानी कौन? जो रायगढ़ जीतने के लिए गया था। जहांदर शाह उसकी मदद से गद्दी पे बैठा। अब ये जब गद्दी पे यहां पे बैठता है तो इनके इसमें सिस्टम क्या होती है कि जितने तुम्हारे भाई है और भाई के जितने बेटे हैं सबको मारना शुरू करो। तो जहांदर शाह के भाई का एक बेटा था जिसका नाम था फारूक शियार। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। उसके नाम था फारूक शियार। फारूक शियार उस समय पे बंगाल में था। यहां पे खबरें उड़ने लगी कि फारूक शियार को मारना पड़ेगा। तो फारूक शियार दौड़ते आया बंगाल में। बंगाल के सामने से और सामने आया बिहार के पास में। उसने बहुत लोगों को मदद मांगी, उसको मदद करने के लिए कोई रेडी नहीं था। यहां पे थे 2 भाई, ये मेन विलन है हमारे अभी फिलहाल। जो 2 भाई थे उनका नाम था सईद ब्रदर्स। एक का नाम था हुसैन सईद, एक का नाम था अब्दुल्ला सईद। हुसैन सईद और अब्दुल्ला सईद ये दोनों बहुत पक्के फैक्शन, लेकिन ये शिया, और इन्हें 12 का सईद कहा जाता था। मतलब ये लोग, अब मैं शिया सुन्नी अगर थोड़े छोटे से इसमें अगर आपको मैं झगड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो हम लोग जब मिडल ईस्ट में जाते हैं, मतलब हमारे जो ईरान इराक की जो कंट्रीज है, वहां पे ऑक्सिस की नदी जाती है। नॉर्दर्न कंट्रीज जितनी भी है, जिसमें आती है टर्की, उज्बेकिस्तान, या ये यहां से ऐसा सेंट्रल एशिया से लेके वहां तक, ये सारी सुन्नी कंट्रीज है। उसके नीचे में जितनी कंट्रीज आती है, ईरान इराक, ये शिया कंट्रीज है। तो यहां से जो फ्लो आता था वो सारा शिया फ्लो होता था, ऊपर वाले सुन्नी होते थे। तीसरा सेक्टर होता था अफगानियों का। अफगानी वो होते थे जो अफगानिस्तान से आते थे, लेकिन अफगानिस्तान पैसों के लिए काम करते थे, तो कभी इधर कभी उधर, जो जहां मन करे वहां जाते थे। शिया सुन्नी का झगड़ा होने वाला था, क्योंकि जुल्फिकार खान ये सुन्नी था, सईद ब्रदर शिया थे। ये फारूक सियार भाग के गया शिया सुन्नी अपने सईद ब्रदर्स के पास कि भैया मुझे बचा लो। बोले ठीक है, बचा लेंगे हम तुम्हें। फारूक सियार में से दोनों सईद ब्रदर्स ने गेम खराब किया जहांदर शाह का, मुगल सुल्तान। जैसे ही वहां पे जहांदर शाह की डेथ हुई, मतलब मरवा दिया उसको, जैसे ही जहांदर शाह मरा, जुल्फिकार खान ने यह कहा कि हम तो जहांदर शाह के साथ में थे ही नहीं भैया। वो आ गए सईद ब्रदर्स के पास में। इन्होंने फारूक सियार को गद्दी पे बैठाया। ओह वाओ, ओके। फारूक सियार को गद्दी, अभी आगे सुनो, अभी आगे तो और मजा आएगी। फारूक सियार गद्दी पे बैठा, लेकिन फारूक सियार के गद्दी पे बैठने के बाद वो हल्के कानों वाला था। मतलब मेजोरिटी में तो सुन्नी लोग ही है, उसको कान भड़का रहे थे। तुझे लग रहा है कि ये तेरे तरफ से नहीं है भाई, कभी भी मार देंगे तुझे, वो इतने बड़े राजा को टपका सकते हैं। अच्छा, जुल्फिकार खान का क्या हुआ? जुल्फिकार खान ये आसद का बेटा था। आसद कौन है? आसद है वजीर, औरंगजेब का वजीर। तो आसद खान और जुल्फिकार खान दोनों को एग्जीक्यूट करवा दिया है सईद ब्रदर्स ने। बोले कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में, हम तुमको माफ करते, आओ, बुलाया और मार डाला, खत्म। जुल्फिकार खान का किस्सा खत्म होता है, इसको भी रखते हैं साइड में। अब सईद ब्रदर्स बैठे हुए, सईद ब्रदर्स सब कुछ बन चुके हैं। सईद ब्रदर्स सब कुछ बन चुके हैं। ये बात जब फारूक सियार को पता चली, तो फारूक सियार को ये लगा कि ये दोनों भाई दोनों तबाही अगर एक साथ रहे तो मेरा गेम तो कभी भी ओवर हो सकता है। उसने क्या किया? उसने हुसैन को दक्षिण भेज दिया गवर्नर बना के, और उसने ये कहा फारूक सियार ने कि जाओ जाके मराठों को तंग करो। अब वो आया नीचे। शाहू महाराज का धोरण यह था कि मुगलों के साथ में अभी फिलहाल हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में फिलहाल इतनी पावर नहीं है।
हम पहले सब कुछ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में अटैक करते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि इस हुसैन जो था उसकी पूरी पूरी इच्छा थी, पूरी पूरी मंशा थी कि भाई मैं मराठों को बहुत पकड़ के मारूं। इसके चक्कर में बालाजी विश्वनाथ ने एक बार उसको पटक के बहुत धोया। इतना मारामारी हुई है दोनों में, मतलब मराठों ने उसको इतना परेशान किया। वो नीचे जब आया तो महाराष्ट्र का जो सेक्शन है उसके ऊपर एमपी आता है। एमपी में मालवा का एक प्रदेश आता है, मालवा बुंदेलखंड के पास में आता है। ये मालवा की बाउंड्री जो है वो राजस्थान और एमपी की जो बाउंड्री है, मालवा आता है, मध्य प्रदेश में आता है। मालवा का हिस्सा पूरे इंडिया को चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि मालवा सेंटर में आता है। मालवा सेंटर में आने की वजह से राजस्थान भी क्लोज है, साउथ भी क्लोज है, नॉर्थ भी क्लोज है, पूरे चारों डायरेक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सईद ब्रदर्स के अंडर में मालवा आता था और वो दक्षिण में भी आ गए थे। दक्षिण में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ मराठों के साथ में। अब इसको भेजा कि तुम मराठों से ये करो, और फारूक शियार ने मराठों को लेटर भेजा कि तुम सईद ब्रदर को मार दो, मतलब हुसैन सईद को मार दो। फारूक शियार दोनों को एग्जीक्यूट करवाना चाहता था और एक तीर से वो दो निशाने मार रहा था। यह बात जिस समय हुसैन को पता चली, उसने बालाजी विश्वनाथ को बुलाया मीटिंग करने के लिए। बोले संधि करते हैं, हम ट्रीटी कर लेंगे। छोड़ो ये सब और उसकी लेते हाँ ये छोड़ो ये, अपन उसको बजाएंगे, कोई टेंशन मत लो, अब उसको ठोकते हैं अपन। अब मराठे तो मराठे बोले संधि तो हम करेंगे, शर्तें हमारी होंगी। बोले क्या शर्तें होंगी? यसुबाई को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो, शाहू महाराज को, यसुबाई को नहीं छोड़ा इन्होंने। संभाजी महाराज की जो वाइफ है उनको मराठे मतलब मुगल दिल्ली तक लेके जा चुके हैं। कैसे रखा था उनको? नहीं, शी वॉज इन अ गुड वे, कंफर्टेबल। बट आप सोचो, वो रणरागिनी जिसके सामने जब औरंगजेब कहता था तुम्हें जाना है वापस, शाहू महाराज को भी छोड़े तो पूछता था जाना है वापस, अपने चाचा के पास जाना चाहोगे, राजा राम महाराज के पास, तो इन्हें नाटक करना पड़ता था, नहीं मुझे अपने चाचा के पास नहीं जाना, आप अच्छे हो, सो दैट ये ना हो कि भाई कभी हमें ये कर दे। औरंगजेब ने उन दोनों को कन्वर्ट करने की कोशिश भी करी है, लेकिन वो रुक गए। कन्वर्ट करने की कोशिश भी करी है कि ये दोनों को कन्वर्ट करवाते, वो गाज किसी और पे पड़ी। मतलब उनके साथ में जो दो साथी थे बोले मैंने तो डिक्लेयर कर दिया कन्वर्ट करवाना, अब अगर मैंने डिक्लेयर करा है कन्वर्ट करवाना तो इनको छोड़ो, किसी और दो को लेके आओ। तो किसी और दो को कन्वर्ट करवाया गया, क्योंकि जीनत-उन-निसा जो वहां पे जो दिखाया, जो कैरेक्टर दिखाया कहाँ पे, संभाजी मूवी में, जो औरंगजेब की बेटी है, शी हैड अ बिट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बोथ ऑफ देम। तो उसने बात करी कि नहीं यार जाने दो, इतना मत करो, अगर इनको भी कन्वर्ट करवा दोगे मराठे चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। तो नहीं हुए कन्वर्ट। अब जिस समय पे यहाँ से आजम जा रहा था, जो सिविल वॉर में जो औरंगजेब का बेटा, उसने कहा कि शाहू को तो मैं छोड़ूंगा, लेकिन कंट्रोल में रखने के लिए मैं तुम्हारी माता जी को लेके जा रहा हूँ। तो कितने सालों के लिए रही हो भाई? वो तो मतलब सोचो ना, 25-30 ईयर्स। 80s में डेथ है, 80 में डेथ है, 40 साल शी वॉज इन कैप्टिव। 40 ईयर्स। मतलब आज हमारा प्यार ऐसा होता है कि भाई, मैं कहता हूँ ना, हिस्ट्री से सीखो। क्या सीख रहे हो तुम? जहां पे आप लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार बरकरार नहीं रख सकते, दो डायमेंशन की संभाजी महाराज जा चुके हैं, मुझे तो अपने बेटे की तरफ ध्यान देना है, तो मैं तो कह दूंगी कि नहीं आपके लिए रहेगा, और मैं जा सकती थी, लेकिन उसे पता था वो स्वराज्य की महारानी है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दम तक मेरे बेटे पे और स्वराज्य पे आँच ना है। इसीलिए औरंगजेब के साथ में नाटक, मुगलों के साथ में नाटक करते रहने, ठीक है वी आर विथ यू, डोंट वरी, छोड़ दो। 40 ईयर शी वॉज इन कैप्टिव। मराठों ने संधि करी, बोले जितनी पहले शिवाजी महाराज के समय पे हमारी जागीर थी हमें वापस मिलनी चाहिए, हम चौथ वसूल करेंगे हर एक जगह से, हमें चौथ चाहिए, चौथ के बीच में कोई नहीं आएगा, चौथ नहीं तो मौत। यसुभाई को रिलीज करना पड़ेगा, कैदियों को, कुछ जो हमारे लोग थे संभाजी महाराज के साथ वाले, उनको रिलीज करना पड़ेगा, चौथ तुम्हें हमें देना पड़ेगा, और कुछ शर्तें थी कि ये किला वो किला वो किला हमें वापस चाहिए। सईद ब्रदर्स में सोच रहे ओके। अब हुआ ये कि बालाजी विश्वनाथ ने पेपर पे लिखवा तो लिया, साइन चाहिए होती है ना बादशाह की। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन में जाके वापस आओगे दिल्ली, या 2 दिन में जाके, 1.5 महीना लगता था दिल्ली जाने में, घोड़े से भी जा रहे हो तो। बालाजी विश्वनाथ का है एक काम करते हैं, साइन लेने जाना है ना, हमने भी कभी दिल्ली नहीं देखा है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। सारे मराठे बालाजी विश्वनाथ के अंडर में, बहुत सारे मराठे दिल्ली गए हैं वहां पे यसुभाई को छुड़ाने के लिए और ये करने के लिए। इतने सारे मराठों की फोर्सेस लेके, क्योंकि अब दोनों को मैंने एट अ टाइम लेटर लिखा है,
इसको बोल रहा हूँ इसको उड़ा, इसको बोल रहा हूँ इसको उड़ा। वहां पे फारूक शियार गया डर कि भाई ये दोनों अगर दिल्ली पे इतनी बड़ी सेना लेके आए तो हमको ये हमारा हो जाएगा भाई कत्लेआम। उसके चक्कर में मालवा के रीजन में जिस समय पे बालाजी विश्वनाथ आए हैं, मतलब एमपी के साइड, फारूक शियार का लेटर आया है, ऊपर मत आओ, आपकी जितने भी शर्तें हैं मानने के लिए तैयार है। बालाजी विश्वनाथ बोले अभी ऐसा नहीं होगा, हम तो लेके जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर और एक स्ट्रेटेजी देखो। हमारे यहाँ पे शंकर राव जी मल्हार करके एक बहुत चीफ व्यक्ति थे। शंकर राव जी मल्हार ने क्या किया, सईद ब्रदर्स में से हुसैन ने यह कहा कि भाई अगर नहीं दिया यसु भाई को तो क्या करेंगे। बोले फारूक शियार को एक बात बताओ। बोले अकबर याद है आपको, औरंगजेब का बेटा आया था जो ईरान चले गया था, वो गृह युद्ध में नहीं था, वो ईरान चले गया था। उसको ये बोले कि अकबर का बेटा हमारे पास में था नहीं, कोई नकली बेटा बनाया गया, और उसको बोले कि तुम्हारा रॉयल ब्लड हमारे पास में है, अगर हमको इसने मार दिया तो वर्ल्ड में कितनी भयंकर न्यूज़ फैलेंगी। क्योंकि उस समय पे, जिस समय पे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, ये न्यूज़ भी इंग्लैंड के पेपर में छपी थी। वाह, ये न्यूज़ इंग्लैंड के पेपर में छपी थी। शिवाजी महाराज जब आगरा के कैद खाने से बाहर निकले थे, ये न्यूज़ भी छपी थी कि द किंग ऑफ डेक्कन हैज एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। मैंने कहा ना, पुर्तगाली लेटर लिख के कहते थे कि आप एक बार शिवाजी को आके देखो। पूरा वर्ल्ड चाहता था एक बार शिवाजी महाराज को आके देखे। मतलब यूरोप में यहाँ के पॉलिटिक्स फॉलो होती थी पूरा भाई, भारत की तरफ कौन नहीं देखेगा, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे। मतलब ये उस जमाने का अमेरिका था। एग्जैक्टली इन द सेम वे दैट वी डिस्कस ट्रम्प। आज का अमेरिका उस समय का इंडिया है। हाँ, सेम है ना, वही। मतलब जैसे हम लोग डेमोक्रेट रिपब्लिकन के डिबेट्स डिस्कस करते हैं, सिमिलरली। वाओ। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है अब इसमें और एक बात हुई, अब ये बता रहा हूं मैं। औरंगजेब ने शाह दुर्रानी दूसरा सेकंड, उसने ईरान के बादशाह को लेटर लिखा कि मैं आलमगीर औरंगजेब हूं, ऐसा है वैसा है, मैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो जो पहला वर्ड था आलमगीर, उसके ऊपर वो चिढ़ गया। बोले तू कहा आलमगीर है, तू सिर्फ पितागीर है। पितागीर यानी कि तू कहा है जगत जेता, आलमगीर यानी कि जगत जेता। तू सिर्फ पिता जेता है। बोले अपने बाप को तूने कैद में करके रखा था, अपने भाइयों का मर्डर किया, तेरे से डेंजर तो शिवाजी है। वो आगरा में आया, एस्केप हो गया, तू उसको पकड़ नहीं पाया, तू क्या जग जीतेगा। तो ये खबरें ईरान, इराक, वहां तक पूरी फैल चुकी थी कि हु इज शिवाजी एंड व्हाट इज शिवाजी, हु वाज शिवाजी महाराज। यहां तक कि जिस समय अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने कई जगहों पे दस्तावेज में लिख के रखा है कि अगर शिवाजी महाराज इंग्लैंड में पैदा होते तो हम तो दुनिया ऐसे ही जीत जाते, क्योंकि वो आदमी वैसा है। यहां तक कि अर्ली 18th सेंचुरी में जब अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही थी, उन्होंने ये बात लिख के रखी है कि हम तब तक महाराष्ट्र और यहाँ की पूरी जगह तब तक नहीं जीत सकते जब तक शिवाजी के नाम पे आक्रमण करने वाले लोग जीवित हैं। बिकॉज वो पावर हब है। मतलब अगर भारत अगर सेल है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया छत्रपति शिवाजी महाराज है, पावर हाउस है वो। सो इन अ सिमिलर मैनर मतलब ये जो फारूक शियार था, इन्होंने कहा कि भाई वो जो अकबर आया था ना, उसका बेटा है मेरे पास, रॉयल ब्लड है, अगर मैंने मारा तो पूरे वर्ल्ड में देखना क्या खबरें जाएंगी। तो फारूक शियार को लगा नहीं यार बराबर है, रॉयल ब्लड है उसको बचाना तो चाहिए। बोले ठीक है, बोले लेके आओ आप। लेके गए, दिल्ली में सब खड़े हैं पूरे मराठों की फोर्सेस, और दिल्ली में इतने बड़े मराठों की फोर्सेस देख के मुगल और उनकी जितनी जनता है वो हो गए पागल, भाई ये क्या हो रहा है। अब दिल्ली का एक चौक पड़ता है, उस चौक में जब मराठे खड़े थे तो मुगलों की एक आर्मी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया यानी वहां पे एक ऐसी झटपट हुई, मारामारी हुई। और मराठों को दिल्ली पता नहीं थी उस समय पे भी कैसी है, कैसे जाना है, कैसे कितना बड़ा है। उसमें 100-150 मराठे मरे। अब फारूक शियार के साथ में डील करने के लिए दोनों सईद ब्रदर्स वहां पे अंदर में है। 3-3 दिन इनकी मीटिंग चली है, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मीटिंग में क्या चल रहा है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। उन्होंने जिस बंदे को बनाया था कि ये रॉयल ब्लड है, उसको ट्रेन भी किया था कि उठना कैसे, बैठना कैसे, जाना कैसे, आना कैसे है। तो वो बोल रहा है वो कहाँ पे, वो बच्चा कहाँ पे, उसको लेके आओ। बोले वो तो देंगे, पहले यसु भाई को रिलीज करो, पहले साइन करो। फारूक शियार साइन करने को रेडी नहीं था, सईद ब्रदर ने टपका दिया। इन दैट मीटिंग, यस, नॉट इन दैट मीटिंग, बट जहां पे जब मराठे मरे तो बालाजी विश्वनाथ ने बोला, मतलब ये 200% हमारा एक संधान है कि बालाजी विश्वनाथ ने ही प्रेशराइज किया है, फारूक शियार को गद्दी से निकालो, दूसरा राजा बैठाओ। फारूक शियार को सईद ब्रदर्स ने गद्दी से हटा दिया, लिटरली हटा दिया।
और उसके बाद में फारूक शियार के साथ में जितने लोग थे, 2 लोग थे, तो फारूक शियार को कुछ महीनों के बाद में अंधा करके, यहां तक कि उसके साथ वाले जो थे उनको मार के, दोनों की बॉडीज दिल्ली का जो दरवाजा है, जो एंट्री स्पॉट था, वहां पे टांग के उनकी पूरी बॉडी दिल्ली के एरिया में घुमाई गई थी। किसकी बॉडी? फारूक शियार और उसके साथी की। राजा होगा तू, लाएंगे हम। और मराठों ने सबको पपेट बना के रखा था, मार डाल, शहीद ब्रदर मारो बोले। बचपन में मैं अक्सर ये पूछता था कि जब हमें स्कूल्स में मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है, पहले तो क्यों पढ़ाया जाता है, सेकेंडली औरंगजेब पे स्टोरी एंड क्यों होती है? तो ऐसे पॉडकास्ट करके ना समझ आता है कि औरंगजेब पे स्टोरी एंड क्यों करती है ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल, कि एक्चुअली ये बस वीक ह्यूमन बीइंग्स थे। व्हाटएवर, औरंगजेब सुपर विलन थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिज विल पावर एंड ऑल। यहाँ इन लोग का वही लालच दिखती है, सॉफ्ट टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट मैन। यस सेम वो है ना। तो फारूक शियार गया एलिमिनेट, फारूक शियार के साथ वाले 2 लोग और एक और व्यक्ति था जो उसके साथ में था, उसको एलिमिनेट किया। अब पावर में आ गए सईद ब्रदर्स। विद इन 2 years इन लोगों ने 2 राजा और चेंज कर दिए। एक काम का नहीं, हटा इसको, मुगल लीनियज की हटा, इसको भी हटा। अब यहां पे हुआ ये कि सईद ब्रदर्स ने, इसके बाद में जो राजा बैठाया उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला उसको इसलिए कहा जाता है, वो इतना रंगीला था, कंटिन्यू नशा। एक डांसर थी जिसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था, पूरे इसको पता था, हर दूसरी लड़की पे उसकी पैनी नजर रहती थी, उसको लड़की चाहिए उसके हरम में, चाहिए मतलब चाहिए। फेमस हो चुका था कि वो मोहम्मद शाह रंगीला है करके। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर का जन्म होता है। ये कैरेक्टर पहले है, लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे। इस कैरेक्टर का नाम है किलीचिन खान, जिसने आगे जाके पदवी ली है निजामुल मुल्क की। वही निजामुल मुल्क जो आगे जाके हैदराबाद में गया और उसने वहां पे निजाम शाही इस्टेब्लिश करी। तो वहां पे उसने इस्टेब्लिश करी, मतलब निजाम शाही बाद में आया वो, लेकिन वो वहां पे था। अब ये जब सईद ब्रदर्स हरकतें कर रहे थे, क्या निजामुल मुल्क वहां पे अवेलेबल नहीं था? अवेलेबल था। लेकिन निजामुल मुल्क ये बहुत ताकतवर लीडर है। औरंगजेब की लीनेज या औरंगजेब का जो पूरा ऑरा या फिर औरंगजेब की जो कुछ भी हरकतें हैं उसको कैरी करने वाला, उसका असली वारिस अगर कोई होगा तो निजामुल मुल्क है। मैं क्यों कह रहा हूं आगे समझा दूंगा। तो निजामुल मुल्क वहां पे था। अब निजामुल मुल्क का एक भाई था, कजिन भाई, उसका नाम था अमीन खान। अमीन खान और निजामुल मुल्क के पास में मोहम्मद शाह रंगीला ने मदद मांगी। मुझे तो बैठा दिया है, कभी भी उठा देंगे, क्या किया जाए। सईद ब्रदर्स क्या करते थे? सईद ब्रदर हाथ में तो सईद ब्रदर के था, सईद ब्रदर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण भेज दिया। बोले तो दक्षिण जा। कभी दक्षिण भेजते थे, कभी अयोध्या का बना देते थे, कभी अवध भेजते थे, कभी गुजरात भेज रहे, उसको घुमाते रहते थे, उसको एक जगह पर टिकने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। वो जहां रहेगा वहां अपना एस्टेब्लिशमेंट करेगा। और ब्लड रिलेटिव नहीं है मुगल्स का ये नहीं, बस एक ये पावरफुल लॉर्ड। इसकी अगर मैं कहानी अगर बताऊं तो ये भी उज्बेकिस्तान से आता है। उज्बेकिस्तान से इसके दादाजी आते हैं। इसके दादाजी जिस समय इंडिया में आए तो वो औरंगजेब के साथ में दारा शिकोह के अगेंस्ट में लड़े हैं। तो वो उनके लॉयल हो गए। उसके बाद में किलिच खान आया, मतलब ये सेकंड इसमें। अब किलिच खान कितना ताकतवर है इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब वो 10 साल का था तो उसके अंडर में 700 सिपाही काम किया करते थे। जब वो 10 साल का था, वो उस समय से काम कर रहा है। तो किलिच खान को बहुत ज्यादा, भाई मतलब किलिच खान बाप है, ऐसा ये होता था कि किलिच खान बहुत होशियार है और किलिच खान से बच के रहना है। उसने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। फारूक शियार किलिच खान के पास भी गया था मदद मांगने के लिए, किलिच खान ने मदद नहीं करी उसकी। अब किलिच खान को मैं किलिच खान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निजामुल मुल्क की डिग्री उसको मिलने की अभी तक। अब हुआ क्या, मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत लग रहा था डर कि करे क्या। तो मोहम्मद शाह रंगीला के कान भी भरे जा रहे थे। उसने क्या किया, अब्दुल्ला हसन को अपने पास में रखा और हुसैन को वापस भेज दिया दक्षिण। और दक्षिण भेजने के बाद में दोनों भाई हो गए सेपरेट। दोनों भाई सेपरेट हुए, वो तो पहले भी हुए थे, दोनों भाई हुए सेपरेट। इसी बीच में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई, यसुबाई भी आ चुकी है। अब यहां पे गड़बड़ देखो, यहां पे हरकत ये हुई कि इन्होंने इसके पीछे में किलिच खान को भेजा। किसके पीछे?
हुसैन के पीछे दक्षिण में। Okay. यहाँ पे इन्होंने कुलिच खान को भेजा। किलिच खान को भेजने के बाद में सईद ब्रदर के दूसरा वाला जो था उसके कान में जाके बताया कि देख, किलिच खान तेरे भाई को मार देगा, अमीन खान अपना आदमी है, उसका कजिन भाई अपना आदमी है, अपन जाके उसको मारेंगे। तो अब्दुल्ला अपना जहां अपना ये मोहम्मद शाह रंगीला और अमीन खान तीनों निकले किलिच खान को मारने के लिए। ये अजमेर के रास्ते जा रहे थे, नीचे से ऐसे गए, अजमेर पहुंचे। जैसे ही अजमेर पहुंचे, 4 आदमी ऐसे थे जो शिया फैक्शन वाले थे, मुझे एकदम एग्जैक्ट नाम नहीं है लेकिन हुसैन या कुछ तो वैसा नाम था उनका, अलग अलग चारों। उसमें से एक था तोप चलाने वाला तोपची, एक था पर्सनल ये। अब सईद ब्रदर बहुत दोनों ऊपरी पोजीशन पे, तो छोटे छोटे लोगों को पहचानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है ना, बहुत छोटे छोटे लेवल पे जो पोजीशन है, हवलदार वगैरह के जो पोजीशन पे, उनको पहचानेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जिस समय पे अब्दुल्ला अपने कमरे में होगा वहां जाके इसको मार देना। तो इस रास्ते पे जाते वक्त इन लोगों ने, ये चारों में से एक जन चिल्लाने लगा, झगड़े करने लगे 2 जन इसमें से उसके टेंट के बाहर। और जैसे ही वो बाहर आया कि क्या हुआ भाई, बोले इसने मेरे पैसे लिए, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। बोले तू अंदर आ। वो अंदर आया, वो बैठा, वो हुक्का पीने के लिए पलटा, उसमें से एक जन ने तलवार इसके ऊपर चला दी। तलवार के चलाने की इसमें भी इसने इसको लात मारी। अब जैसे ही लात मारी, उसका नाम था शौकत खान, यस शौकत खान या शफात खान या कुछ तो भी नाम था। तो वो जिसने मारा दूसरा व्यक्ति था शौकत खान जो झगड़ा कर रहा था, इसने चाकू निकाला, इसको मारा, ये दोनों मर गए। ये हो गया खुश, मर गया भाई, बोले मर गया। और वो भागा बाहर जाके वो सबसे पहले गया मोहम्मद शाह रंगीला के पास, उसको बैठा के हत्ती पे बैठाने की कोशिश की। बोले वो मरा वरा नहीं है, वो डर रहा था कि सही में जिंदा होगा तो मारेगा। उसको पकड़ के हत्ती पे बैठाया और इसका सर काटा। कौन टेंट में किसको मारा था? ये अपने सईद ब्रदर का बड़ा भाई है ना। वाओ। इसको काटा, इसको मारा, अब्दुल्ला को मारा, मार के इसकी मुंडी निकाली, भाले में इसकी मुंडी लगाई, मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ में मुंडी दी, हाथी पे बैठा और उसको घुमाया। ये बात पहुंची दिल्ली तक। अब ये जो था ये आगरा तक पहुंच चुका था। बेसिकली रंगीला की ये साजिश थी अगेंस्ट द सईद ब्रदर्स। ये अमीन ब्रदर और किलिच खान की साजिश थी। अभी यहाँ पे तो अमीन जो निजामुल मुल्क है, किलिच खान और ये भी तो साजिश कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको भी तो चाहिए। अब यहाँ से दूसरा वाला जो सईद ब्रदर है वो आया, वो भी एक युद्ध में हारा, उसको भी हराया, वो भी डिफीट हुआ। तो अमीन खान ने उसको डिफीट किया, इसलिए अभी वजीर बना अमीन खान। ओके। लेकिन अमीन खान बहुत समय तक रह नहीं पाया, बीमारी से वो भी मर गया 7-8 महीने के बाद में। तो अब वजीर कौन बनेगा? ताकतवर कौन है? अभी सईद ब्रदर्स मार चुके हैं, अमीन जा चुका है, चौथा कैरेक्टर कौन है हमारे पास में? निजामुल मुल्क, किलिच खान। सेम गाय। लेकिन उसने इतने लोगों को हराया है, इसीलिए उसको पदवी मिली निजाम की। निजाम बनाया गया, मतलब पदवी दी उसको, तो उसका नाम पड़ा निजामुल मुल्क। थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप। दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना।